चलिए दोस्तों, चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे 2023-24। जैसे कि आप लोग जानते हो, आत्मनिर्भर इंडियन इकोनॉमिक कोर्स के अंतर्गत मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि कौन से फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को पॉवर्टी के मॉड्यूल में आपको अपडेट करना है। स्टैटिक पोर्शन और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हम फैक्चुअल पार्ट पे कमांड करने के लिए खुद से चीज़ों को फिलअप करेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहें और किसी भी अपने कॉम्पिटिटर से हम हमेशा 4 कदम आगे रहें। हमारे कॉम्पिटिटर को भले ही 2 फैक्ट्स याद ना हो, मगर कम से कम इस टॉपिक पे 25 फैक्ट्स हमारे टिप्स पे होंगे इस प्रैक्टिस को कर लेने के बाद में। तो फिल आपको करना है। अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि समझा मैं सारी चीज़ें चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे फिल करना है। देखो, ये है वो पूरा डाटा सेट, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा मगर कुछ देर में दिखेगा। जैसे ग्लोबल एमपीआई बाय यूएनडीपी, वैसे ही एमपीआई बाय नीति भी आपको दिख रहा होगा। ये रहा, ठीक है, पहली चीज़। फिर आपको यहाँ पे एक्चुअल रियलिटी ऑफ पॉवर्टी टर्म दिख रही होगी। यहाँ से आपको याद आना चाहिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर देखो यहाँ पे वेटेड डेप्रीविएशन ऑफ स्कोर 0.33 बताया हुआ है, जिसको हमने वहाँ पे भी देखा था। क्लियर। इसके बाद में इंसिडेंस और इंटेंसिटी के बीच में डिफरेंस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो यहाँ पे आपको इन्होंने लिख के बताया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडिया की प्रोग्रेस बताई है 2019-21 वर्सेस 2015-16। मैंने आपको यहाँ पे बताया था 2019-21 की जगह आप करंट ईयर लो और 2015-16 मतलब कि ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, डेकेड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। खैर, डाटा यहाँ पे साफ तौर पे दिया हुआ है। एमपीआई हाफ हो चुका है 2015-16 में, जितना था उससे लगभग आधा। तो इस हाफ को याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये हाफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एसडीजी टारगेट 1.2 के बारे में आपको बताया हुआ है। टाइमलाइन क्या है 2030 और कितना है यहाँ पे भी हाफ है। ऐसे चीज़ों को याद रखा जाता है कि इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है। इसके बाद कितने करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने बाहर निकाल दिए, उसका आंसर यहाँ पे दिया है जो आपको इस डाटा सेट में फिल करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीजन वाइज ट्रेंड भी बताया हुआ है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कौन कौन सी स्टेट में हुआ है, ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन कौन सी स्टेट में हुआ है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई है। इसके बाद में अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे आपको हेड काउंट रेशियो ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बताई हुई है। इसी चीज़ को आपको इस ग्राफ में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हेड काउंट रेशियो ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रूरल और अर्बन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे रूरल में आपको दिख रहा है कि डिक्रीज़ हुआ है, अर्बन में भी डिक्रीज़ हुआ है, मगर आपको यहाँ पे ये लिखना है कि कौन सा ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, रूरल या फिर अर्बन। वो कैसे पता करेंगे वो हम ऐसे पता करेंगे कि 32.6 से 19.3 ज़्यादा बड़ा डिक्रीज़ होता है या 8.7 से 5.3। इस चीज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे, ये बेसिक मैथ्स है, इतना तो आपको आना ही चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि रूरल में ज़्यादा डिक्रीज़ है अर्बन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ऐसे 2 ग्राफ बनाने ऐसे करके। इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा जब आप रिवीजन करोगे कि रूरल और अर्बन दोनों में डिक्रीज़ हुआ है। अब समझदार स्टूडेंट क्या करेगा कि जहाँ पे ज़्यादा हुआ है उसके एरो को ज़्यादा बड़ा बना देना और जिसमें कम हुआ है उसको छोटा बना देना। समझ रहे हो? इस तरीके से चीज़ों को याद किया जाता है। वैसे ही इंटेंसिटी का भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, इन द सेम मैनर। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीटर में सबसे वर्स्ट परफॉर्म बेस्ट परफॉर्म, उसको किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट आउट करोगे आप, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से उस फिगर को उठा लेना, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे नीति आयोग के पेपर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बिल्कुल वैसे ये भी मेजर करेंगे, है ना। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एमडीपीआई में, कितने % से कितने % तक। ये देखो 10 साल का डाटा दिया है और परसेंटेज पॉइंट्स बताएं कि कितना कम किया है।
तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने फैक्चुअल शीट में आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो नीति एमपीआई दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिख लेना, ये सब आपका काम है। फिर यहाँ पे भी देखो वही बताया है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है, कौन सी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग, कौन से सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, आपको ये लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का। इसके अंतर्गत आपको फिर से कुछ बातें बताई जाएंगी, जैसे गिनी कोएफिशिएंट के बारे में, ये तो एक स्टैटिक टॉपिक है, हम पढ़ चुके हैं, मगर जहाँ पे आपने गिनी कोएफिशिएंट मेरे साथ पढ़ा है, मैं आपको हिदायत दूंगा कि वहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट का जो इंडिकेटर होता है इनइक्वालिटी का, वो कितना डिक्लाइन हुआ है वो आपको लिखना चाहिए। किसके लिए लिखोगे? एक रूरल सेक्टर के लिए और एक अर्बन सेक्टर के लिए, इन दोनों के लिए लिख लो गिनी कोएफिशिएंट जहाँ हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डिफरेंस है बिटवीन रूरल एंड अर्बन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, वो भी डिक्लाइन हुआ है। कितने परसेंट से कितने परसेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, लगभग 10% मान सकता हूँ मैं। अच्छा, ये होता क्या है रूरल और अर्बन एमपीसी? इसका मतलब ये है कि रूरल के लोग कितना खर्चा करते हैं और अर्बन के कितना खर्चा करते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ है। इनके बीच के डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि रूरल वाले अर्बन के बराबर आते जा रहे हैं, मतलब जो उनमें इनइक्वालिटी है बिटवीन रूरल एंड अर्बन वो कम हुई है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगला डाटा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का, कि जो लोवेस्ट 5% का खर्चा है वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ा है बजाय कि टॉप 5% का। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि निचले स्तर पे जो लोग रह रहे हैं, लोवेस्ट 5%, उनमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे लिख रहा है कि ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ओवर द लास्ट डेकेड हम लोगों ने कम करी है। और इसका कारण वो बताता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट है वो हमें देखने को मिलता है एमपीसीए के खर्चे में, जो लोवेस्ट रंग के लोग कर पा रहे हैं। तो ये डाटा है जिसको आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो इतने डाटा सेट आपको लिखने हैं। अगर आप इतना होमवर्क कर लेते हो तो मार्क माय वर्ड्स, आप अपने हर कॉम्पिटिटर से आगे निकल चुके हो। और इनको लिखना कैसे, इसका पैटर्न आप जानते ही हो। जिस तरीके से हम चीज़ों को लिखते हैं, अभी तक आप मेरे साथ इतना अगर पढ़ चुके हो तो इतना तो आपको आता ही है ना, कि एरो बना बना के कैसे शॉर्ट फॉर्म में हमको चीज़ों को लिखना है। तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें बना के दी हैं, बिल्कुल इसी में चीज़ों को फिल करते जाना। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.